नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हुए हैं हरिशंकर परसाई जी की वर्तमान राजनीति और हरिशंकर परसाई के व्यंग्य विषय पर आलोक पुराणिक जी, जो वर्तमान में व्यंग्यकार के रूप में हम सब जानते हैं उन्हें, वो अपनी बात रखेंगे उस विषय पर। तो अभी 22 तारीख को हरिशंकर परसाई जी का जन्मदिन था और यह कार्यक्रम 22 तारीख को ही होना था, लेकिन कुछ असुविधा की वजह से यह कार्यक्रम आज हो रहा है। लेकिन परसाई जी को हम जब भी याद करते हैं तब हम उनके व्यंग्य को लेकर के ही याद करते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। तमाम विधाएं हिंदी में शुरुआती दौर से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम जानते हुए आ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन व्यंग्य को हिंदी साहित्य में एक अलग तरीके से विधा का दर्जा दिलाने का काम हरिशंकर परसाई जी ने किया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से भी जोड़ा है। तो उनकी व्यंग्य रचनाएं जो है हमारे मन में सिर्फ गुदगुदी पैदा ही नहीं करती है, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिससे हम रोज गुजरते हैं। और हम उसको सिर्फ महसूस ही नहीं करते, हम हल्के में लेकर के गुजरना चाहते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है कि यह चीजें भी सच में कितना करारा चोट कर सकती है। तो जैसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिछले मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार हरिशंकर परसाई हिंदी के सबसे समर्थ व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं उन्हें, और वर्तमान में हरिशंकर परसाई जी सबसे बड़े व्यंग्यकार के रूप में हम जानते हैं। पहली दृष्टि उनकी है और चुटीली भाषा उनके अचूक औजार हैं। जीवन, समाज और राजनीति में व्याप्त सभी बीमारियों और बुराइयों की पहचान वे किसी कुशल सर्जन के रूप में करते हैं। हम जानते हैं कि एक सर्जन का काम होता है कि वह कुशलता से किसी भी बीमारियों का जांच परख कर लेता है। उसी तरह हरिशंकर परसाई जी भी समाज में व्याप्त बुराइयों को, बीमारियों को बड़ी ही कुशलता से वो हमारे सामने ला करके रख देते हैं। तो सच कहा जाए तो हास्य और व्यंग्य की परिभाषा जो है वो करना बहुत कठिन है। यह तय करना भी कठिन है कि कहाँ हास्य खत्म होता है और व्यंग्य कहाँ शुरू होता है। व्यंग्य से हंसी भी आ सकती है, पर इससे वह हास्य नहीं हो जाता। मुख्य बात है कथित वस्तु का उद्देश्य और सरोकार क्या है। व्यंग्य का सामाजिक सरोकार होता है। इस सरोकार से व्यक्ति नहीं छूटता है। श्रेष्ठ रचना चाहे वह किसी भी विधा में क्यों ना हो, अनिवार्यता और अंततः व्यंग्य ही होती है। इस अर्थ में हम व्यंग्य को चाहे तो तीव्रतम क्षमताशीलता, व्यंग्यात्मकता के रूप में देख सकते हैं। व्यंग्य सहृदय में हलचल पैदा करता है। तो आज हम हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य पर उनके व्यंग्य जो है आज जो किस तरह से हमारे सामने उपस्थित है और उनके व्यंग्य जो है किस तरीके से वर्तमान राजनीति पर भी प्रहार करती है, उन सब को हम जानेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन में कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर हैं आलोक पुराणिक जी। उनके माध्यम से वर्तमान में आलोक पुराणिक जी बड़े व्यंग्यकार के रूप में उभर रहे हैं। काफी रोज वो व्यंग्य लिख रहे हैं। वर्तमान में हिंदी में एक बड़े व्यंग्यकार हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। तो उनसे व्यंग्य की रचना अछूती नहीं रह सकती है। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी आलोक पुराणिक जी के बारे में कहते हैं कि आलोक को व्यंग्य के सौंदर्य शास्त्र और उसके व्याकरण की इतनी गहरी नैसर्गिक सी समझ है कि उनको पढ़कर और व्यंग्य लेखन को लेकर उनकी इस जिद और बेचैनी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी यही बेचैनी और नए प्रयोग करने का साहस मुझे उनका प्रशंसक बनाता है।
एक बड़ा रचनाकार, ज्ञान चतुर्वेदी जैसा बड़ा रचनाकार, उनको आलोक पुराणिक जी के बारे में कहता है कि हमें उनका प्रशंसक बनाता है। यह अब काबिल है। तो आज का जो मंच है वो पूर्णतः आलोक पुराणिक जी के को सुपुर्द करता हूँ, और आप सभी हरिशंकर परसाई जी के व्यंग को लेकर के और वर्तमान राजनीति पर हरिशंकर परसाई जी के व्यंग किस तरह से मिलते जुलते हैं से आप प्रश्न कर सकते हैं, और आलोक पुराणिक जी उसका जवाब भी देंगे। धन्यवाद आलोक, अब आपका मंच। पीयूष जी, आपको नमस्कार। मेरी आवाज सारे मित्रों तक पहुंच रही है? पहले मैं ये देख लूं, वरना तकनीक क्या कराती है कि वक्ता 1 घंटे बोल जाता है, उसके बाद वो पता लगता है कि उसका माइक तो ऑफ था। तो चलिए तकनीक के बहुत सारे आयाम हैं। तो पहली बात तो पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको, रश्मि जी रचनाकार हमारे बीच आ गई हैं और परसाई जी को आप नमन कर रही हैं, और तमाम हमारे रश्मि जी को प्रणाम, और तमाम और हमारे मित्र साथी यहाँ मौजूद हैं। तो परसाई जी पे आप एक प्रोफेसर को बुलाएंगे और उससे उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ 15 मिनट बोले, ये तो अन्याय होगा प्रोफेसर के साथ। आप सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्रा हैं, यहाँ तो एक पीरियड 60 मिनट का होता है, फिर बच्चे पूछते हैं तो प्रोफेसर 30 मिनट और खींच देता है। तो 1.5 घंटे से कम का कोई व्याख्यान परसाई जी पे करना परसाई जी से ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का अपमान है। लेकिन चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं करीब 15 मिनट अपनी बात शुरू में रखूंगा। उसके बाद आप सब लोगों से इंटरेक्शन के मोड में, यानी बातचीत हम इंटरेक्शन के मोड में करेंगे। परसाई जी के लेखन से जुड़े तमाम ऐसे विषय जिसके बारे में हम बतौर व्यंगकार, बतौर व्यंग के छात्र, बतौर हिंदी के साहित्य के छात्र के तौर पर जानना समझना चाहेंगे, हम बात करेंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं 2 बातें बहुत साफ कर दूं कि मैं दरअसल हिंदी साहित्य का उस तरह से शास्त्रीय अर्थ में विद्यार्थी नहीं हूँ। यानी मैंने बीए या एमए हिंदी में नहीं किया, बीए या एमए इंग्लिश लिटरेचर में भी नहीं किया। मैंने बीकॉम और एमकॉम किया है, और मैं टीचर भी कॉमर्स का ही हूँ। तो कॉमर्स और अर्थ मेरा विषय है, और आर्थिक पत्रकार में रहा हूँ। तो मेरा जो व्यंग से रिश्ता है वो एक प्रैक्टिशनर का रिश्ता है। मैं व्यंग प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन व्यंग का जो एक शास्त्रीय स्वरूप है, व्यंग विट क्या होता है, आयरनी क्या होती है, व्यंग की परिभाषा क्या है, व्यंग के प्रकार कितने हैं, ये सब आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने व्यंग का और हिंदी साहित्य का उससे से शास्त्रीय अध्ययन किया है। परसाई जी के व्यंग, परसाई जी की राजनीति और परसाई जी ने जो लिखा वो आज कितना सामयिक, कितना प्रासंगिक और कितना अर्थवान है, ये सवाल अक्सर उठता है, उठता रहना चाहिए। कोई भी रचनाकार 2 वजहों से बड़ा होता है। कोई भी रचनाकार, ये 2 कसौटी में लेके चलता हूँ। एक कसौटी कि वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक कसौटी है, एक मात्र कसौटी नहीं है, एक कसौटी है। यूट्यूब पे एक रचनाकार है, उनके 2.5 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अभी इस क्वालिटी में बिल्कुल नहीं जा रहा, डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा कि वो क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, लेकिन 2.5 करोड़ लोग जिस व्यक्ति की बात सुनने को तैयार हैं, राजी हैं, उसे मैं एक अर्थ में बड़ा मानूंगा। दूसरा, काल की छलनी के पार जाकर कौन रचनाकार बच पाया, ये दूसरा क्राइटेरिया है। परसाई जी को हमारे बीच से गए हुए 25 साल से ज्यादा हो गया। परसाई जी जब गए तब उनको रचना करते करते करीब 50 वर्ष हुआ। परसाई जी से पहले, परसाई जी के बाद बहुत व्यंगकार हैं हमारे बीच, मगर हम परसाई जी को जितनी मोहब्बत से, शिद्दत से याद करते हैं, उतना किसी और को याद नहीं करते। यानी समय की छलनी के बाहर और पार जाके परसाई जी हमारे साथ क्यों खड़े दिखते हैं, हमारे बीच क्यों दिखाई देते हैं, हमारे दुख, दर्द, त्रासदी, परेशानी
का कोई सिरा परसाई जी की रचना से जुड़ता है। गालिब में वो बात है। गालिब का एक शेर आप देखें, अद्भुत शेर है वो। उसमें है कि गालिब कहते हैं कि गालिब एक खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय क्यों। आप भयंकर पस्त हैं, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, और तब गालिब आपको सहारा देते हैं कि कंधे पे हाथ रख के गालिब ये शेर सुनाते हैं कि जिसका आशय है कि तुम्हारे बिना काम कौन से बंद है भाई, हाय हाय क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो। 200 साल पहले गालिब कह गए, लेकिन 2021 में वो शेर हमारे आज भी काम आता है। परसाई जी आज भी हमारे काम आ रहे हैं, हमारे बिल्कुल दुख दर्द को छूने वाले परसाई जी, हमारे त्रासदियों, हमारे आंसू, हमारी हंसी, हमारी पीड़ा, हमारी कुंठा, उसको रेखांकित करने वाले परसाई जी बिल्कुल हमें अपने से लगते हैं। जब अपना सा पाठक एक समय सीमा के बाहर भी रचनाकार को पाए तो उसे हम बोलते हैं कालजयी, यानी उसने काल की सीमाओं को विजित कर लिया है, काल की सीमाओं पर जय हासिल कर ली है। तो परसाई जी उस तरह के कालजयी रचनाकार है। अब उनका एक प्रसंग जो आज हमें डिस्कशन करना है, जिसमें मुझे बात रखने के लिए बुलाया गया है, कि परसाई जी के व्यंग, परसाई जी की राजनीति और वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है उसकी। परसाई जी के लेखन को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो लेखन जो समसामयिक प्रसंगों पर आधारित है। परसाई जी के लेखन में आपको जयप्रकाश नारायण मिलेंगे, परसाई जी के लेखन में आपको कृपलानी जी मिलेंगे, परसाई जी के लेखन में मोरारजी देसाई मिलेंगे। इनमें से शायद कई नाम आपको आज पता भी ना हो कि मोरारजी देसाई हैं कौन। मोरारजी देसाई 70-80 के दशक के बहुत बड़े नेता थे और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोरारजी देसाई, कितने बड़े नेता हैं। जयप्रकाश नारायण बहुत अलग तरह के नेता थे। 1974 में, 1971 से 74 एक आंदोलन चलाया उन्होंने, जिसकी वजह से तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार अपदस्थ हुई और एक लंबा आंदोलन चला। तो एक तो परसाई जी का वो व्यंग लेखन जो समसामयिक स्थितियों पर आधारित है, उसमें आपको राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जी, बहुत नेता मिलेंगे। उनमें से शायद आप आज संदर्भ भी ना समझ पाए। एक परसाई जी का वो लेखन जो समय के संदर्भों से पार है। आप सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपने वो उनकी रचना जरूर पढ़ी और देखी होगी, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। अब इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आप 70s में पढ़ें, 80s में पढ़ें, 90s में पढ़ें, 2010 में पढ़ें, 2020 में पढ़ें और 2050 में पढ़ें, उस कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पुराना होता। तो राजनीति के दो आयाम, राजनीति में दो तरह से देखता हूँ। एक तो हम बिल्कुल राजनीतिक दलों के संदर्भ में देख लें, लेफ्ट राइट, भाजपा, सीपीआईएम, सीपीआई, कांग्रेस, समाजवादी दल। और एक राजनीति के बृहत्तर संदर्भ क्या है, हर जगह राजनीति है, परिवार में राजनीति है, समाज में राजनीति है, साहित्य में राजनीति है, विश्व में राजनीति है, आपके और आपके पिता के बीच के संबंधों में राजनीति है, आपके और आपके माँ के संबंधों के बीच में राजनीति, राजनीति सब जगह है। राजनीति से बृहत्तर आशय ये कि आप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ तरकीबों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बात, अपना मत, अपना विचार, अपना प्रस्ताव, अपना फैसला आप मनवाने के लिए अपने कुछ खास तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो भी राजनीति है। जब आपकी माँ आपसे कहती है कि बेटा अब बस मैं जाने वाली हूँ, मेरी आंख बंद होने वाली है, मेरी आंख बंद होने से पहले तू शादी कर ले, तो आपकी माँ आपके साथ राजनीति कर रही है। ये भया दोहन की राजनीति है, बड़ी प्यारी राजनीति है, बड़ी ऊष्मापूर्ण संबंधों के रिश्तों की राजनीति, पर है राजनीति। वो अपनी बात मनवाने के लिए आपके सामने एक ऐसा इमोशनल प्रस्ताव, भावनात्मक प्रस्ताव रख रही हैं जिससे आप थोड़े से समय के लिए तर्क से हट के सोचेंगे, या आप बहुत दुखी परेशान हो के अपने पिताजी से कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं तो सोच रहा हूँ कि
दुनिया छोड़ दूं टाइप्स। आपके पिताजी इमोशनली ब्लैकमेल हो गए, फिर आप कहें कि पापा मुझे एप्पल फ़ोन खरीदना है, 1.25 लाख रुपए दे दीजिए, और पापा आपके उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको 1.25 लाख रुपए एप्पल फ़ोन का देते हैं। ये भी राजनीति है। तो राजनीति के बृहत्तर संदर्भ है। परसाई जी को आप पढ़ें तो जो समसामयिक संदर्भों वाली राजनीति, वो तो राजनीति बहुत छोटी राजनीति है। वो राजनीति पे लिखे उनके अधिकांश लेख अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि वो राजनीति ही बदल गई, वो सब कुछ बदल गया। जिस लेफ्ट की बात करते थे वो, जिस कांग्रेस की बात करते थे वो, जिस जनसंघ की बात करते थे वो, सब कुछ बदल गया। तो जो राजनीतिक दलों की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की बात परसाई जी करते रहे हैं, वो अब उस तरह से प्रासंगिक ना रहे। लेकिन परसाई जी ने जहां बात की, सूर्य कुशवाहा जी को नमस्कार और सारे मित्रों को नमस्कार, लेकिन परसाई जी जहां एक बृहत्तर संदर्भों की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे लेख आज तक प्रासंगिक हैं। और इस अर्थ में परसाई जी बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं कि वो राजनीति को बहुत गहराई से और समग्र तौर पर समझते हैं। राजनीति को और बाजार को, इन दोनों को समझना बहुत आसान नहीं है। राजनीति और बाजार को समझना आसान नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपसे रख रहा हूं कि बाजार की राजनीति को समझना तीसरी बहुत दुरूह बात है। और ये परसाई जी तब समझ रहे थे जब बाजार के आक्रामक रूप की बहुत शुरुआती आहट 80s में और 90s के शुरू में मिलना शुरू हुई थी। मैं आपको याद दिलाऊं और आपको वो किसी रचनावली के खंड में मिलेगा, वो लेख मुझे अच्छी तरह से याद है। किसी और व्यंग्यकार ने वो नहीं देखा, वो उनकी निगाह से नहीं गुजरा, पर परसाई जी की निगाह अद्भुत निगाह, और वो उन्होंने उसको पकड़ा। वो आपको समझना चाहिए वो क्या था। इससे हम अपनी समझ परसाई जी के बारे में बेहतर करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो हमारे बीच अपने स्वर्गीय हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 1971 के इंडो पाक वार, जिसमें बांग्लादेश का सृजन हुआ था, उसके हीरो थे। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने जो बांग्लादेश में आत्मसमर्पण किया था, वो आत्मसमर्पण करने का पूरा प्लान, सब कुछ ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी का था। हीरो वो हम सबके हीरो थे। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, पर अरोड़ा साहब का नाम अखबार, मैगजीन, इतने बड़े हीरो के साथ वो अरोड़ा जी ने पाकिस्तान को समर्पण करने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रीय हीरो, पूरा देश पूरी इज्जत के साथ। एक दिन जगजीत सिंह अरोड़ा ग्वालियर शूटिंग और शर्टिंग के इश्तिहार में दिखाई देते हैं। उस इश्तिहार में उनकी कुछ वो फोटो भी हैं जिनका ताल्लुक उनके सैन्य अनुभव से रहा है। प्रकारांतर में अरोड़ा जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रकारांतर में अरोड़ा जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा हीरोइज्म है, मेरी वीरता है, मेरी बहादुरी है, उसका एक हिस्सा, एक क्रेडिट मैं ग्वालियर शूटिंग शर्टिंग को भी देता हूँ। परसाई जी ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। परसाई जी ने व्यंग लिख के आपत्ति व्यक्त की कि ये क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हो? आपने इतने श्रम, इतनी वीरता से जो देश को गौरव दिलवाया, क्या उस देश के गौरव को आप किसी इश्तिहार में इस तरह से बेच सकते हो? ये बात 80s की बता रहा हूं मैं आपको। आज हम क्या देखते हैं? आज हम ये देखते हैं कि जब हमारी एक मणिपुर की प्लेयर चानू जी जीतती हैं ओलंपिक में जीतने के बाद वो ट्वीट करती हैं कि पिज्ज़ा खाने का मेरा मन हो रहा है, तो डोमिनो पिज्ज़ा वाले घर में पिज्ज़ा उनके भिजवा देते हैं, और लौट के वो आती हैं तो पहला काम क्या करती हैं कि डोमिनो पिज्ज़ा के साथ एक ब्रांड एम्बेसडरशिप का डील साइन करती हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी पीयूष जी से, हम ये बात कर रहे थे
कि विराट कोहली इतने श्रम पूर्वक लगन से मेहनत से अपना क्रिकेट जमाते हैं, फिर हमको पता लगता है वो अपनी क्रिकेट की सफलता का श्रेय किसी कार, किसी बाइक, किसी शैम्पू को दे देते हैं। सब जगह ही हो रहा है। ये आहट 80s 90s में परसाई जी महसूस कर सकते थे। ये बाजार की राजनीति है, ये बाजार की राजनीति। बाजार हर उस चीज को, हर उस आइकॉन को, हर उस हीरो को, हर उस उपलब्धि करने वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा जिसने अपने श्रम से, निष्ठा से, लगन से, प्रतिभा से कुछ हासिल किया है, और बाजार उसको इस बात के लिए राजी कर लेगा कि अपनी कामयाबी का एक श्रेय का एक हिस्सा हमारे कोल्ड ड्रिंक को, हमारे मोबाइल को, हमारी कार को दीजिए, और वो लोग दे देंगे, वो लोग दे देंगे। मैंने एक व्यंग लिखा था, वन लाइन व्यंग था। एक एथलीट बहुत बड़े इवेंट में जीती थी, तो मैंने लिखा ये था कि वो जीती और आज शाम तक हमको पता लग जाएगा कि उनके इस जीत के पीछे की ऊर्जा का राज बॉर्नवीटा है या पेप्सी है या कोक है या किसी ब्रांड के जूते हैं। तो शाम तक बात आ गई, किसी ब्रांड के जूतों ने उनके साथ ब्रांड एम्बेसडर का साइन कर लिया। ये राजनीति है, ये बाजार की राजनीति है। ये परसाई जी बहुत अद्भुत तरीके से पकड़ने में माहिर थे। उनके बाद के बहुत कम रचनाकार वैसा व्यंग रच पाए हैं। ज्ञान चतुर्वेदी जी के अतिरिक्त मैं और किसी में वो क्षमताएं, वो दृष्टि, वो पारखी नजर नहीं देखता जिसका बहुत शुरुआती जिक्र हमें दिखाई पड़ता है परसाई जी की 80s 90 की रचनाओं में। अब तो बाजार अपने बिल्कुल परम भयावह रूप में है। अब तो हमारा हर फील्ड का सेलिब्रिटी उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहूँगा कि संक्षेप में कि परसाई जी का जो तात्कालिक राजनीति पर लिखा व्यंग है वो लगभग अप्रासंगिक है, पर परसाई जी ने साहित्य की राजनीति, परसाई जी ने जो अर्थ की राजनीति, परसाई जी ने जो समाज की राजनीति, बाजार की राजनीति, पुलिस की राजनीति, सत्ता की राजनीति, जो सिस्टम की राजनीति जो लिखा है वो आज भी बहुत प्रासंगिक और प्रासंगिक रहेगा। हमारे मित्र ने कुछ सवाल पूछे हैं। सूर्यदीप कुशवाहा जी पूछते हैं, सत्ता पक्ष के प्रभारी जैसा आज कुछ लेखकों की रचना में झलक क्यों मिलती है, जबकि कहा जाता है व्यंग्यकार कमजोरों के पक्ष में खड़ा होता है। कुशवाहा जी, बड़ा अद्भुत सवाल है। मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इतना घपला है, कौन कहाँ है, कौन सत्ता पक्ष है, कौन विपक्ष है, आप ये नहीं समझ सकते। बताता हूँ मैं आपको। सिद्धू जी कुछ साल पहले भाजपा में थे, अब वो कांग्रेस में है, कल वो कहाँ होंगे नहीं पता। राणे जी कुछ साल पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में थे, अब भाजपा में है, वो कल कहाँ होंगे कुछ नहीं पता। ये जो आपके और हमारे मन में एक ये रहता है ना कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका और हमारा। बहुत बड़ा भ्रम इसलिए है कि आपको तो पता नहीं वहां हो क्या रहा है। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, ओवरनाइट वो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। ओवरनाइट। ऐसे एक लंबी सूची है, जो उधर से उधर हो गए, उधर से इधर हो गए। अब कौन सत्ता पक्ष है, कौन विपक्ष है? ये जो आप कह रहे हैं ना सत्ता पक्ष के प्रभारी जैसा आज कुछ लिखने को झलक में मिलता है, मेरा कहना ये है कि सत्ता पक्ष विपक्ष का कंसेप्ट ही फर्जी वाला है। ये कंसेप्ट ही अब अप्रासंगिक हो गया है। शिवसेना कांग्रेस 2 साल पहले, 3 साल पहले परस्पर एक दूसरे के दुश्मन थे, आज फ्रेंड। हो सकता है कि अगली बार फिर दुश्मन हो जाए। बड़ा खेल इसके पार चल रहा है। बड़ा विपक्ष और बड़ा सत्ता पक्ष कौन सा, मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ा अप्रासंगिक मामला है। बड़ा जो सत्ता पक्ष है, बड़ा जो व्यवस्था पक्ष है, वो महाराज आज की तारीख में बाजार है। बाजार आपकी जेब से कितने तरीके से पैसे निकाल रहा है इसका आपको पता होना चाहिए ना। बाजार क्या खेल कर रहा है आपके साथ, ये पता होना चाहिए ना आपको। तकनीक क्या खेल कर रही है आपके साथ, ये पता होना चाहिए ना आपको।
तो ये जो एक बड़े सीमित संदर्भों के मामले आ जाते हैं साहब के, ये सत्ता पक्ष है विपक्ष है। अभी मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताए कि इनमें से आप किस पक्ष का मानोगे। आपको मुझे पता नहीं कल क्या इनके साथ होने वाला है, कल क्या होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की डिबेट मेरे ख्याल से बड़ी फर्जी और अप्रासंगिक डिबेट है। कोरोना काल में चाहे सत्ता पक्ष का बड़ा नेता हो चाहे विपक्ष का बड़ा नेता हो, सबका मिलन स्थल मेदांता गुड़गांव अस्पताल था, सबका। सिंधिया जी भी वहां गए थे, कांग्रेस के भी वहां गए, सब वहां गए थे, और आम आदमी मेरे जैसा आप जैसा उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी। तो आपका हमारा पक्ष तो है जनता पक्ष, और ऊपर वाले सब इधर से उधर से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उनके चक्कर में आप अगर ये सोचते हैं कि ये इधर का है वो कल उधर बरामद होगा, वो उधर का है वो यहाँ बरामद होगा, वो मेरे ख्याल में ये डिबेट बड़ी अप्रासंगिक डिबेट है और इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं मेरे ख्याल से। अब जो बड़ी डिबेट है, बड़ा प्रश्न है कि बाजार, तकनीक और पूंजी वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या खेल कर रही है, और उसका एक अगर हम सशक्त विपक्ष खड़ा कर पाए, मगर उस विपक्ष के लिए आपको ज्ञान, जानकारी और एक समझदारी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, अभी बात कर रहा हूँ मैं आपसे स्ट्रीम यार्ड से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, जीमेल से, डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, डेटा इस्तेमाल हो रहा है, कौन कर रहा है, कभी सोचा आपने? अभी आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, मुझे छोटे भाई को एलएलबी में एडमिशन कराना है, आपके पास आधे घंटे के अंदर एलएलबी कॉलेजेस के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हो रहा है? आप अमेजन की वेबसाइट पे किताब खरीदने जाते हैं, वो आपको बताता है कि अमेजन की वेबसाइट से जिसने किताब खरीदी उसने 4 किताबें ये और खरीदी, और खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आपको लोन भी दिलवा रहे हैं। लोन देने वाला अलग कमा रहा है बैंक, और वो अलग कमा रहा है। तो सोचा आपने? मेरे ख्याल में अब ये सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। सत्ता पक्ष पर छोड़ दीजिए, वो सारे, मैं तो इस देश को चलाने वाले कुछ हजार लोग हैं, वो इधर होते हैं उधर होते हैं, तो देश को चला रहे हैं। एक सवाल हो रहा है, क्या लेखकों को राजनीति पर टॉर्च जलाना जरूरी है, और कितना जरूरी माना जाता है, जबकि कुछ लेखक सत्ता पार्टी के पक्ष में सिर्फ लिखते हैं? देखिए ऐसा है, राजनीति पर टॉर्च जलाना बहुत जरूरी है, मगर राजनीति को सिर्फ और सिर्फ आप ये पॉलिटिकल पार्टीज पर रोक देंगे तो हमारी समझ अधूरी रह जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एप्पल कंपनी का जो साइज है ना, वो पूरे विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ा है, अकेले एप्पल कंपनी। गूगल कंपनी, ट्विटर कंपनी, फेसबुक कंपनी, ये कंपनियां कई राष्ट्राध्यक्षों से ज्यादा पावरफुल हैं। ट्विटर जैसी कंपनी इंडिया में बहुत बड़ा देश है इंडिया, है ना। इंडिया में जिसकी चाय उसकी बत्ती बंद कर देती है, ट्विटर अकाउंट बंद कर देती है। तो भाई इनकी राजनीति में कौन लिखेगा, लेखक कौन समझेगा? लेखकों को राजनीति पे टॉर्च जलाना बहुत जरूरी है, पर ये टॉर्च खाली पॉलिटिकल लीडर समझ फोकस नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार परसों भाजपा के साथ थे, कल लालू जी के साथ थे, आज भाजपा के साथ थे, कल कहाँ होंगे? अब आप पूरी जिंदगी ये टॉर्च घूमते रहेंगे, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, ये बेकार वाला काम है। मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता इसका। आप अगर जैसे बात कर रहे थे परसाई जी के, वो व्यंग सबसे ज्यादा अप्रासंगिक हो चुके हैं, जहां वो व्यक्ति केंद्रित बात कर रहे हैं। राज नारायण, मुरारी देसाई, अब पता ही नहीं कौन है आपको, लेकिन जहां बात कर रहे हैं भोलाराम के जीव की, जहां बात कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, आज प्रासंगिक। तो राजनीति के संदर्भ बड़े होने चाहिए। राजनीति मेरी दृष्टि में हर जगह है, परिवार में है, भाई भाई में है, टीचर में है, प्रेमी प्रेमिका में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है। तो एक राजनीति आप अगर उसको सिर्फ 2 पार्टियों के बीच का गेम समझ लेंगे तो हम अपनी समझ बहुत सीमित करेंगे और अपने समय के साथ भी न्याय नहीं कर रहे होंगे। अब कुछ लेखक सत्ता पार्टी के पक्ष में सिर्फ लिखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, सबकी अपनी चॉइस है।
मगर थोड़ा बहुत मैंने इसकी स्टडी की है। हमारे कई मित्र हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सेकुलर 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 करते हुए एंटी बीजेपी लिखते थे कि सत्ता वत्ता नहीं, बड़ा खतरा है सांप्रदायिकता। तो कांग्रेस से सारे फायदे उठाओ, सारी फेलोशिप लो, सारे अकादमी पुरस्कार लो और एंटी बीजेपी बात करो, क्योंकि खतरा है सांप्रदायिकता। समझ में आ गई बात? चलो स्टैंड हो सकता है। अब वो सारे मित्र भूल गए, वो कहते हैं कि लेखक को एंटी सत्ता होना चाहिए। अब वो जब सत्ता कांग्रेस में थी तब वो एंटी सेकुलर एंटी सांप्रदायिक की बात करते थे, अब वो एंटी सरकार की बात करते हैं। हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक का अपना एजेंडा है। तो मेरा मानना यह है कि आप प्रो गवर्नमेंट हो, एंटी गवर्नमेंट हो, आपकी चॉइस है भाई। लोकतंत्र में हर एक का अधिकार है। ये मैं मोदी के साथ लिखूं, मोदी के खिलाफ लिखूं, मेरा अधिकार है अपना। और मेरी अपनी लिखने के बाद पाठक का अधिकार है कि वो रिजेक्ट करे, सिलेक्ट करे। तो लोकतंत्र में मैं ये मानता हूं कि सत्ता पक्ष में लिखना कोई क्राइम नहीं है और सत्ता के विरोध में लिखना कोई क्राइम नहीं है। आपकी अपनी चॉइस है क्या करते हो। लेकिन अगर आप बहुत महीन तरीके से देखो तो समझ में आता है कि जिन्होंने पहले सेकुलरिज्म के नाम पे मलाई खाई, अब वो एंटी बीजेपी होकर मलाई खा रहे हैं वेस्ट बंगाल और केरल से। तो ये जो सतत मलाई खाऊ समुदाय है, वो कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी उस नाम से मलाई खाता है। मुक्तिबोध आप सबने पढ़ा होगा। मुक्तिबोध एक बात अद्भुत कहते थे कि पार्टनर व्हाट इज योर पॉलिटिक्स, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। मैं थोड़ा उससे आगे जाके बोलता हूँ, पार्टनर व्हाट इज योर इकोनॉमिक्स, तुम्हारी इकोनॉमिक्स क्या है, तुम्हारी इकोनॉमिक्स क्या है। ऐसे कम से कम 3 लेफ्ट के मैं बुद्धिजीवियों को जानता हूँ जिनके बच्चे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी निकल गई एंटी मल्टीनेशनल में, और आज वो सारा मल्टीनेशनल प्रोडक्ट को बड़ा कंज्यूम करके एंजॉय करते हैं। बड़ी कार, एप्पल का फोन, साल में 3 अमेरिकन यात्रा है। तो आपकी इकोनॉमिक्स तो ये है ना, वो हमें समझने की जरूरत है। पवन जी पूछ रहे हैं कि परसाई जी के व्यंग कितने प्रासंगिक हैं, दूसरा क्या राजनेताओं को व्यंगकार की भाषा का असर होता है। शायद पवन जी मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि परसाई जी के वे सारे व्यंग बहुत प्रासंगिक हैं जिसमें उन्होंने नेताओं का नाम लेकर नहीं लिखा, लेकिन जहां उन्होंने मोरारजी देसाई, राजनारायण, जयप्रकाश नारायण की बात की, वो सारे व्यंग अप्रासंगिक हो गए। लेकिन जहां परसाई जी बात करते हैं, भोलाराम के जी की दफ्तर की राजनीति की बात करते हैं, जहां वो बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर पावर की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सारे व्यंग प्रासंगिक हैं। अब सवाल है कि व्यंगकार का क्या असर राजनेताओं पर पड़ता है। मेरे मित्र, व्यंगकार का कोई असर राजनेताओं पर नहीं पड़ता। बड़ी मोटी खाल के लोग हैं, बड़ी मोटी खाल के लोग हैं वो, आप कुछ भी लिख लीजिए, उन पे असर सिर्फ एक चीज का पड़ता है, वो है वोट। कोई भी ऐसी बात जो उनके वोट को कम या ज्यादा कर सकती है, वो उन पे असर डालती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यंग से किसी नेता ने कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हो उसको, या मेरे व्यंग से मैंने किसी को हिला दिया हो। मुझे लगता नहीं। मेरा व्यंग बस पाठकों को और श्रोताओं को और उसको थोड़ा बहुत वैचारिक तौर पे या जानकारी के तौर पे या दृष्टिकोण के तौर पे समृद्ध कर पाए, इतना भर मैं समझता हूँ कि मेरा काम है। बाकी मैं मतलब उस तरह का बहुत आशावादी व्यक्ति तो नहीं हूँ कि मेरे व्यंग से कोई नेता अपना सिस्टम चेंज कर देगा। तो नेता हमारा बड़ा हर तरह से बड़ा शर्म प्रूफ और व्यंग प्रूफ व्यक्ति है, उस पर कोई असर कहीं उस तरह से नहीं पड़ता मोटे तौर पर। तो जितने सवाल उपलब्ध थे उन सबका मैं कोशिश करके जवाब दे पाया हूँ, और अगर मित्रों के पास सवाल हो तो हम उस पर बात कर लें। परसाई जी को आप सब लोग पढ़ें और समझें और राजनीति के परिप्रेक्ष्य को व्यापक करें। हमने क्या किया कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बड़ा सीमित संदर्भों में समझा है। 80s तक की पॉलिटिक्स बहुत साफ थी, एक लेफ्ट था और एक राइट था। सीपीआई सीपीएम लेफ्ट थे, बाकी राइट तो एक मिडवे था, समाजवादी पार्टी। और अभी सब कंफ्यूजन हो गया, लेफ्ट चला गया कांग्रेस में, कांग्रेस चली गई लेफ्ट में, कहीं कोई किसी के साथ है, कहीं कोई किसी के साथ है, कुछ समझ में नहीं आता।
शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है। शिवसेना अगली बार पार्टी के साथ है, कुछ पता नहीं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि थोड़ा सा दिमाग खोल के, तकनीक की राजनीति क्या है, गूगल की राजनीति क्या है, ट्विटर की राजनीति क्या है, यूट्यूब की राजनीति क्या है, ये बड़े सवाल हैं। ये इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि प्राइम मिनिस्टर्स को बैन कर देते हैं, किसी को ब्लॉक कर देते हैं, किसी अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं। तो खासतौर पे जो मेरे संपर्क में हिंदी साहित्य के छात्र छात्राएं आते हैं, उन्हें मैं पाता हूँ कि वो राजनीति का सिर्फ एक सीमित अर्थ देखते हैं कि साहब ये भाजपा है और ये सीपीआई है और ये कांग्रेस है। अरे भाई, राजनीति बहुत बड़ी लेवल पे चली गई है और उसमें अब आप गूगल को समझे बिना, फेसबुक को समझे बिना राजनीति समझ ही नहीं सकते। तो लोग कैसे नहीं समझ सकते? आप फेसबुक पे जाके कुछ खास पोस्ट को लाइक कर दीजिए, आपके पास उसी तरह की और पोस्ट आने लग जाएंगी। धीमे धीमे आप पाएंगे कि जो आपको जो पोस्टें अच्छी लगती थी, उस पोस्ट को, उस विचार को पुष्ट करने वाली और पोस्ट आ रही है। और धीमे धीमे आप पाओगे कि आपका एक बड़ा, एक बंद कमरा जैसा हो गया, एक खास तरह की पोस्टें आपके पास पहुंच रही हैं जो आपको विचार विमर्श के लिए प्रेरित नहीं कर रही हैं, आपके पहले से तय विचारों को पुख्ता करने वाले फैक्ट और फिगर लेके आ रही है। मेरे ख्याल में लोकतंत्र के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। लोकतंत्र विचार विमर्श का मामला है, बात तो करें, हम कम से कम बात तो करें। अगर मेरी बात ही सही है और मैं अपनी बात को सही ठहराने वाले विचार ही देखूंगा तो बात ठीक नहीं होगी। मैं आपकी बात तो सुन लूं और आप मेरी बात भी सुन लो। आप और मैं दोनों अपनी अपनी बात जनता के बीच लेके पहुंचे, जनता किसकी बात सुन ले तो चुनाव में तय हो जाएगा। तो ये तो हुआ लोकतंत्र। और मैं कहूँ साहब कि बिल्कुल मैंने कह दिया अंतिम बात और मेरे को 50 लाइक मिल गए, 1000 लाइक मिल गए, 2000 लाइक मिल गए। तो एक तरह से आप देखेंगे कि तकनीक आपके लोकतांत्रिक स्पेस को बहुत कम कर रहा है, छोटा कर रहा है, संकुचित कर रहा है। अब ये पॉलिटिक्स कौन समझेगा? ये पॉलिटिक्स कौन समझेगा? आप देखो, सारी पॉलिटिक्स चली ट्विटर पर रही है आज की तारीख में। एक ट्वीट कर दो, उसमें आप ट्रोल हो जाएगा, मार झाड़ तमाम तरह के बवाल शुरू हो जाते हैं। तो ट्विटर की पॉलिटिक्स क्या है, फेसबुक की पॉलिटिक्स क्या है, ये कौन समझेगा? तो थोड़ा सा हमें अपने वैचारिक खिड़की को और खोलने की जरूरत है। भाई, ये सिर्फ राजनेताओं का मामला नहीं है, राजनेता तो कोई भी कहीं चला जाएगा। सिद्धू साहब हो सकता है कि अगले चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट हो जाए, कैसे पता? आप सिद्धू साहब पर अटे रहो तो सिद्धू साहब तो इधर के उधर के इधर जाते आते रहते। तो वो पॉलिटिक्स अब मुझे लगता है कि उस तक वो समझिए, वो पार्ट है, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित रहना खुद को राजनीतिक तौर पे एक बहुत ही सीमित कर लेने वाली बात है। तो मैंने कोशिश की कि हम लोग समझ पाए, जान पाए। करीब 40 मिनट हो गया हमारे लेक्चर और लेक्चर के बाद के क्वेश्चन आंसर्स को। कोई और प्रश्न अगर आपके पास हो तो मुझसे बात करें, वरना मैं पीयूष जी से निवेदन करूं कि बात आगे बढ़ाई जाए। पुष्प जी से। जी सर, और तो प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे जुड़कर सर बहुत अच्छा लगा कि हरशंकर प्रसाई जी के व्यंग को आज के राजनीति से भी जोड़ करके हम काफी अच्छे तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने देखा है कि कई पोस्टर्स, कई उनके व्यंग्य जो होते हैं, छोटी पंक्तियों में जो रचनाएं हैं उनकी, उस पर काफी जो लोग उससे सहमत नहीं होते हैं, तो वो काफी टीका टिप्पणी करते हैं कि ये कैसा मतलब प्राणी है, ये सोच नहीं है आज की, आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जब हम हकीकत के धरातल पर उतरते हैं तो महसूस होता है कि यह कैसा भी हो, लेकिन यह कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। और हरशंकर प्रसाई जी इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं और मुझे लगता है कि प्रासंगिक बने रहेंगे। तो पवन कुमार जी का जो सवाल था उसमें मुझे भी यही लगा कि प्रभाव तो पड़ता ही है, भले मोटी चमड़ी हो या कुछ भी हो, प्रभाव पड़ता है। आप चुप रह लें ये अलग बात है सर।
तो एक प्रश्न और आया है सूर्यदीप जी कुशवाहा जी का, ये हम ले लेते हैं। हाँ, ये बढ़िया सवाल है कि सूर्यदीप जी पूछ रहे हैं आज क्या कारण है कि व्यंग लेखन की ओर लेखकों का झुकाव बढ़ रहा प्रतीत होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल इसकी कुछ बुनियादी वजह हैं। आप सब लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, मेरी बात आप समझ जाएंगे। व्यंग एकमात्र ऐसा लेखन है जो एक तरफ साहित्य से जुड़ता है और दूसरी तरफ जुड़ता है पत्रकारिता से। मेरी बात समझिए, कविता सिर्फ साहित्य है, पत्रकारिता नहीं है। कहानी सिर्फ साहित्य है, पत्रकारिता नहीं है। व्यंग इधर से पत्रकारिता है, उधर से साहित्य है। ये एकमात्र गौरव व्यंग को हासिल है। वो पत्रकारिता भी है, वो साहित्य भी है। व्यंग साहित्य में भी पढ़ाया जाता है, व्यंग पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है। और व्यंग को लेके अभी लोकप्रियता इसलिए है कि अखबार, मैगजीन्स, वेबसाइट्स अब कविताओं और कहानी और साहित्य की अन्य विधाओं के प्रति उतना झुकाव नहीं दिखा रही है, बहुत सारे कारणों से। 2000 शब्दों की कहानी, 1000 शब्द की कविता शायद लोग नहीं पढ़े। ऐसा हालांकि पढ़ा जाता, अगर आप काम में दम हो, मेरा बहुत पक्का मानना, कंटेंट में दम हो तो आपका 10,000 वर्ड भी पढ़ा जाएगा। बात कंटेंट की है। लेकिन प्राइमा फेसाई फर्स्ट बार इस तरह का अखबार मैगजीन करते हैं, साहब छोटा छोटा आप लिख के लाइए जिसमें लोग इंगेज हो सके। व्यंग हमको इंगेज करता है, व्यंग हमको एक तरह से रोचक तरीके से फंसा लेता है। तो वन लाइनर, 400 वर्ड का वर्ड पार्क, उसकी व्यंग जो है फंसाता है। तो व्यंग आपको पॉपुलर बहुत करता है। व्यंग पॉपुलर क्यों करता है? जैसे पीयूष जी से मेरी मुलाकात पहली बार, पीयूष जी मेरा लेख पढ़ चुके हैं, किसी अखबार में पढ़ लिया होगा, तो आप अखबार में छप रहे हैं। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास आया फोटो बिहार के किसी गांव का, एक मेरे मित्र है, उन्होंने कहा कि साहब मैं बिहार के गांव में बैठा हुआ हूँ, समोसा खा रहा हूँ और समोसे के नीचे अखबार में आपका कॉलम बरामद हुआ है। तो मैंने कहा आलोक प्राणिक बड़े सार्थक व्यंगकार हैं, ये समोसों के भी काम आ रहे हैं। तो ये जो है व्यंगकार का एक सौभाग्य है कि वो कहीं ना कहीं पहुंचता है। चंद्रशेखर कुशवाहा जी का एक पोस्टर दिखा कि बीजेपी परसाई का जन्म मना रही है, इसके विषय में कुछ बताइए सर, जबकि उन्होंने बीजेपी का बहुत विरोध किया है। देखिए, अब ये तो इसका सही जवाब तो बीजेपी वाले दे सकते हैं कि वो क्यों मना रहे हैं। एक राइटर के तौर पर मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी को या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को सबके जितने भी स्थापित व्यंगकार है सबको जन्म मनाने चाहिए। परसाई जी ने अगर बीजेपी के खिलाफ लिखा भी है तो परसाई जी इससे छोटे व्यंगकार कहाँ हो गए? परसाई जी का जन्मदिन तो पूरे देश को मनाना चाहिए, भाजपा को मनाना चाहिए। और ऐसा करके भाजपा अगर कर रही है तो भाजपा मेरे ख्याल में एक अच्छा ही काम कर रही है। और वो एक उदारता का परिचय दे रही है कि हम, मैं आपसे 2 मिनट पहले क्या कह रहा था कि फेसबुक तो क्या किया है हमको कि हमें अपने अपने कंपार्टमेंट में डाल दिया है। मेरा कंपार्टमेंट ये है तो वैसी खबरें आएंगी, आपका रूम वो है तो वैसी खबरें आएंगी। अरे भाई, भाजपा अगर परसाई जी को या सीपीएम कल को नरेंद्र कोहली जी को अगर कोई जन्मदिन मनाए तो क्या दिक्कत है इसमें? हम लोकतंत्र हैं और मनाना चाहिए। और आपका सवाल तो दूसरा कि जबकि बीजेपी का बहुत विरोध किया, अरे तो इसमें तो और अच्छी बात है भाई, आप मेरा विरोध कर रहे हैं, विरोध के बावजूद, सारे विरोध के बावजूद आप मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट हो सकते हो, लेकिन एक चीज तो हमारी आपकी कॉमन है ना, हम है तो दोनों इंसान। तो एक इंसान होने के नाते जन्मदिन, पुण्यतिथि, शादी ब्याह, ये सब तो बड़े एक सामाजिक शिष्टाचार के विषय है ना। भाई आप मेरे कितने बड़े दुश्मन हो, अगर मैं संकट परेशानी में कॉल करूं तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप मेरी हेल्प करें, या आप मुझे कॉल करो, मेरा कर्तव्य बनता है आपको हेल्प करें। तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा ऐसा कर रही है तो एक अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कल को सीपीएम या सीपीआई वाले नरेंद्र कोहली जी का भी जन्मदिन मनाए, तो इससे क्या प्रॉब्लम है भाई? किसी भी व्यक्ति की स्वीकार्यता अगर इतनी है कि उसको लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी असहमति के बावजूद आप उसको स्पेस दें,
तो ये सम्मान लोकतंत्र का है, ये परसाजी का सम्मान तो है ही, ये लोकतंत्र का सम्मान है। और भाजपा ऐसा कर रही है तो अच्छा कर रही है और तमाम पार्टियों को उसको फॉलो करना चाहिए। जी, आपने सही कहा सर कि जो भी होता है उसे सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि राजनीति के इर्द गिर्द ही हम असहमति जाहिर करते हैं, तो उन्हें भी स्वीकार करना होता है और हमें भी स्वीकार करना ही होता है। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो हरिशंकर परसाई जी जिस समय लिखे थे अपनी रचनाओं को, उस समय चाहे वह कोई भी पार्टी हो या उन्होंने केंद्र में किसको रखा हो या उन पर रहता है, लेकिन हरिशंकर परसाई जी आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली कई पार्टियां, आने वाली कोई भी राजनीतिक दल हो या किसी भी चीज पर जब हम हरिशंकर परसाई जी को अपने हम कुछ गलत होता हुआ महसूस करते हैं तो हरिशंकर परसाई जी को अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ महसूस करते हैं कि यह यहाँ पर महसूस हो रहा है, या तो हमने पढ़ा था हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में या लेखों में, निबंधों में। तो हरिशंकर परसाई जी हमारे सामने, हम हर बार जन्मदिन मनाएं या उनकी पुण्यतिथि मनाएं यह अलग बात होगी, लेकिन हरिशंकर परसाई जी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो आप सभी पाठकों का, साहित्य प्रेमियों का, जो अभी इस मंच से जुड़े, जिन्होंने आलोक पुराणिक जैसे व्यंग्यकार को सुने और जो आगे भी अभी मतलब जो कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुनेंगे, तो उन सभी का रचयिता की पूरी टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आलोक सर, आपका हृदय से आभार कि आपने हमारा रचयिता का एक स्वीकार किया, आपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया ताकि हमारे पाठक जो हैं वो आपको सुन सके, हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य रचनाओं से रूबरू हो सके। आप सभी का धन्यवाद।